हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस केस के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूं। देखिए 125 सीआरपीसी के केस को लेकर के देखने में ये आता है कि अभी भी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। काफ़ी सारे वीडियोज़ देखने के बाद भी कंफ्यूज हैं, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप अपने मामलों को सही तरीके से डील कर सके, चला सके। अब लोगों के मन में क्या क्या क्वेरीज आती है और उनका क्या क्या समाधान है, वो सब चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी लीगल वीडियोज की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कॉल करके ये पूछते हैं कि सर 125 सीआरपीसी में इतना मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, ये मेंटेनेंस के ऑर्डर से मैं कैसे बच सकता हूँ। तो अब कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे मामले की परिस्थिति को देख के, उसकी सैलरी को देख के लगता है कि वास्तव में मेंटेनेंस का ऑर्डर ज़्यादा हो गया है, तो हम उसके लिए दो चार रास्ते बता देते हैं कि इस प्रकार से आप मेंटेनेंस को कम कर सकते हो उसके मामले की परिस्थितियों के आधार पे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बंदे की सैलरी काफ़ी अच्छी खासी है लेकिन मेंटेनेंस का ऑर्डर बहुत कम हुआ है, तो हम कहते हैं कि भैया इसमें छेड़छाड़ मत करो, कुछ भी मत करो, जो मेंटेनेंस है उसको चुपचाप भरते रहो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बंदे की सैलरी 1 लाख रुपये और मेंटेनेंस का ऑर्डर 3,000 रुपये पर मंथ हो गया है, तो मेरे हिसाब से उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आराम से 3,000 रुपये देता रहे, इसी में उसकी भलाई है। लेकिन ऐसे में कई बार लोग इसको नेगेटिवली लेते हैं और कहते हैं कि सर हमने आपको कॉल किया और आप ये कह रहे हो कि कुछ भी मत करो, 3,000 रुपये देते रहो, तो ये तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। देखिए ऐसा है, आपको सॉल्यूशन देने के चक्कर में आपसे झूठ बोलना गलत है। अगर वो 3,000 रुपये आपके ऊपर हो गया है तो ये तो कंफर्म है कि वो 3,000 रुपये आपको देने हैं, क्योंकि आपकी सैलरी है 1 लाख। अब अगर आप जबरदस्ती उस चीज़ को फाइट करने के लिए आओगे या हाई कोर्ट में जाओगे और कल को आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ी, मान लेते हैं पहला वाला ऑर्डर आपका एक्सपायर्टी हुआ है, तो ऐसे में फिर आपकी 1 लाख रुपए में मेंटेनेंस लग जाएगा, यानी कि 20 से 25,000 रुपये आपको महीने का वाइफ के लिए मेंटेनेंस लग सकता है। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप 3,000 रुपये ही देते रहें। तो हर बार सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको इंस्टेंटली कुछ ना कुछ ऐसा बता दिया जाए कि हाँ भाई इसको ऐसा रोक सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ना करें, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, और हम जो अमाउंट हम पे बंधा है थोड़ा सा उसको पे करते हैं, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये हर एक मामले की तथ्य और परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। तो ऐसे ही दोस्तों 125 सीआरपीसी में है क्या, सबसे पहला काम ये करना है कि अपने को रिप्लाई सबमिट करना होता है। अब यहां ध्यान ये रखना है कि रिप्लाई को हमें कभी भी जल्दबाजी में सबमिट नहीं करना है, बहुत ही सिस्टमेटिकली, बहुत ही ध्यान से आपको रिप्लाई बनाना है। फिर लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर जो हम रिप्लाई बनाएंगे कि अपने सारे एविडेंस इसी रिप्लाई के साथ लगा दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपने सारे के सारे एविडेंस अपने रिप्लाई के साथ ही दे दोगे तो लड़की को तो आपका पूरा का पूरा डिफेंस ही पता चल जाएगा। उसके बाद वो उन सारी चीज़ों के आधार पे अपना रिप्लाई बना के एज ए रेप्लिका भी कोर्ट में फाइल कर सकती है। रेप्लिका मतलब होता है आपके रिप्लाई के रिप्लाई बना करके भी सबमिट कर सकती है, और बाद में एविडेंस के टाइम पे भी आपकी दी गई सारी चीज़ों का लाभ उठा सकती है। इंटरिम मेंटेनेंस के टाइम पे भी आपकी सारी दी गई चीज़ों के आधार पे अपने डिफेंस को आर्ग्यूमेंट में ला सकती है। तो चीज़ें सारी गलत हो जाएंगी। आपने रिप्लाई के साथ कुछ भी सबमिट नहीं करना, केवल रिप्लाई और उसका एक एफिडेविट आपका सबमिट होगा। इसके बाद कोर्ट आपको कहेगा कि आप रजनीश वर्सेस नेहा के अकॉर्डिंग अपना एफिडेविट सबमिट करो। तो यहां पर आपको कोर्ट को कहना है कि भाई लड़की को भी इस चीज़ के लिए बोला जाए, और लड़की ने अगर अभी तक एफिडेविट सबमिट नहीं किया तो उसका भी एफिडेविट सबमिट करा के उसकी कॉपी आपको उपलब्ध कराई जाए ताकि आप अपना एफिडेविट सबमिट कर सकें। तो जब आप अपना एफिडेविट सबमिट करेंगे, यानी पहला स्टेप तो हो गया रिप्लाई फाइल करेंगे, रिप्लाई के साथ कोई भी एविडेंस नहीं लगाना है। सेकेंडली, जब आप अपनी तरफ से एफिडेविट फाइल करेंगे तो उस एफिडेविट के साथ आपको सारे एविडेंस बिल्कुल नहीं लगाने, केवल वो एविडेंस लगाने जिससे पता चलता हो कि लड़की की कोई अर्निंग है, या फिर ये पता चलता हो कि लड़की अडल्ट्री में, या फिर ऐसा कुछ और पता चलता हो, तभी आपको वो सारे एविडेंस उसमें लगाने हैं। इसके अलावा ट्रायल से संबंधित कोई भी एविडेंस उसमें नहीं लगाना है, केवल एडल्ट्री से संबंधित और लड़की की एजुकेशन से रिलेटेड या फिर लड़की की कमाई से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड अगर कुछ आपके पास है तो ही उसको में लगाइए। इसके अलावा आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसमें नहीं देनी है। और बहुत सारे लोग जो एफिडेविट होता है, एफिडेविट को लेकर के बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसमें भरने लग जाते हैं कि मेरा दूध का खर्चा इतना है, बिजली का खर्चा इतना है, साइकिल का खर्चा इतना है, पेट्रोल का खर्चा इतना है, इसका खर्चा उतना है, उतना खर्चा उतना है। तो इतना ज़्यादा बारीकी में जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना ज़्यादा बारीकी में जाएंगे तो आप कल को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको सिंपली लिखना है मेरा महीने का खर्चा इतना है, और ये खर्चे को दिखाते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं दिखा देना है, एक लिमिट के अंदर ही आपको इसको दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आपने अकेले का खर्चा 50,000 रुपये महीना दिखा दिया तो फिर अपोजिंग काउंसिल कहेगा जब आपका 50,000 है तो वाइफ का भी 50,000 ही होगा, तो इसको भी फिर आपको उतना ही देना चाहिए, तो उसका आपको नुकसान भी हो सकता है। अपना खर्चा आप नॉर्मली दिखाइए, 8-10,000 रुपये महीने का जो खर्चा होता है वो दिखाइए। और जो मेडिकल की अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर किसी डिपेंडेंट के साथ मेडिकल का इशू है तो उसके मेडिकल से संबंधित जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारे भी आपको रजनीश नेहा के साथ सबमिट करने चाहिए। लेकिन ट्रायल से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करना है। अब इतना काम हो गया, इंटरिम पे आर्ग्यूमेंट होगा, इंटरिम पे आपके ऊपर ऑर्डर हो गया। अब आप ये देखिए
कि जो ऑर्डर आपको हुआ है वो ऑर्डर रीजनेबल है या नहीं, आज के समय पे कानून के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर हो रहा है वैसा है कि नहीं। अगर वैसा है तो कुछ मत करिए, ज़्यादा बेहतर है। यदि ऑर्डर वैसा नहीं है, यदि ऑर्डर ज़्यादा का हो गया, आपकी अर्निंग कम है, या आपके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को कोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया, उनको ध्यान में नहीं रखा, तो ऐसे केस में आपको हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करना है, अगर फैमिली कोर्ट का ऑर्डर है। और यदि ये ऑर्डर डीवी के एक्ट में हुआ है तो फिर सेशन कोर्ट में चैलेंज करना है, और चैलेंज करके आपके जिन पॉइंट्स को कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया उन सारे पॉइंट्स को कोर्ट के सामने लेके आना है कि ऑर्डर इन तथ्यों के आधार पर पारित हुआ और आपके इन पॉइंट्स को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके एक सही और उचित ऑर्डर होना चाहिए, तो आपको राहत मिल सकती है। लेकिन यदि आपका ऑर्डर पहले से ही परफेक्ट है, अब आप अननेसेसरी हाई कोर्ट में जाते हैं और अपोजिंग पार्टी भी हाई कोर्ट में आ जाती है और आपका ऑर्डर पहले कम था, हो सकता है कि बाद में हाई कोर्ट उसको बढ़ा दे, ये भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब जरूरत हो तभी आपको उस ऑर्डर को चैलेंज करना है, वरना आपको उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं पूरी जानकारी आपके काम आएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।